नमस्कार दोस्तों, विनायक कोचिंग पलसाना के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं रोहितास यादव। आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इतिहास शब्द का अर्थ क्या होता है। इति का मतलब होता है प्राचीन और हास का मतलब होगा कि जो पहले घटित हो चुका हो, जो घटित हो चुका है। इसका अर्थ है कि ऐसी घटनाएं जो पहले घट चुकी हैं उन्हें इतिहास के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को, और हेरोडोटस की पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। पूछा जाए इतिहास का जनक या विश्व इतिहास का जनक तो हेरोडोटस को कहेंगे। जबकि भारत के संदर्भ में पूछा जाए भारत के इतिहास का जनक तो यहां पर हम बात करेंगे महर्षि वेदव्यास जी की। महर्षि वेदव्यास जी, और इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया था महाभारत। महाभारत या जय संहिता। अभी जो हाल ही में एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, यहां से महाभारत का प्राचीन नाम पूछा गया था। तो जय संहिता, इससे जय संहिता ग्रंथ में प्रारंभ में 24,000 श्लोक थे। 24,000 श्लोक थे, इसलिए इसको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता था। और वर्तमान में इस महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। वर्तमान में इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। इसे कहेंगे हम भारतीय इतिहास का जनक महर्षि वेदव्यास जी, और उनका ग्रंथ है महाभारत। फिर बात करते हैं कि राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, और ये अपने राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे राजस्थान में। और इनके द्वारा द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूनियन राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया नाम की पुस्तकें लिखी गई थी। और इन्होंने अपनी पुस्तकें अपने गुरु ज्ञानचंद जैनियति को समर्पित की थी। तो ये तो हैं, अगर इतिहास के जनक वगैरह इनके संदर्भ में पूछा जाए तो हम इनके बारे में ध्यान रखेंगे। इतिहास का अगर विश्व के संदर्भ में पूछा जाए या पूछा जाए इतिहास का जनक हेरोडोटस, ध्यान रखोगे। इनके ग्रंथ का नाम था हिस्टोरिका। भारत के संदर्भ में पूछा जाए महर्षि वेदव्यास जी, और इनके ग्रंथ का नाम था महाभारत। राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए तो राजस्थान के इतिहास का जनक कहलाएगा कर्नल जेम्स टोड, और इनकी पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। दोस्तों, इतिहास चाहे विश्व का पढ़ें, चाहे राजस्थान का हो, चाहे भारत का, इतिहास को मूल रूप से 3 भागों में बांटा जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टि से कह सकते हैं या अध्ययन की दृष्टि से कह सकते हैं। इतिहास को मूल रूप से 3 भागों में बांटा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। हालांकि इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे जब भारत के संदर्भ में इतिहास पढ़ेंगे, उसमें चर्चा होगी इसकी। दूसरा है आध्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा होगा? प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब है इतिहास का ऐसा काल जिसके कोई लिखित स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं। इस काल के कोई लिखित स्रोत नहीं मिलेंगे, लिखित स्रोत नहीं मिले। अब इसकी जानकारी कैसे मिलेगी कि खुदाई में किसी भी प्रकार के कोई मृद भांड वगैरह मिलेंगे, कोई सिक्के वगैरह मिलेंगे, कोई पत्थर वगैरह मिलेंगे, उनको देखकर अनुमान लगाया जाएगा, यानी इसके लिखित स्रोत प्राप्त नहीं होंगे।
आद्य ऐतिहासिक काल, इसके लिखित स्रोत प्राप्त हुए हैं लेकिन इसके स्रोत अपठनीय हैं, इसके स्रोतों को पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल, इसके सभी प्रकार के स्रोत प्राप्त होंगे, ग्रंथ वगैरह हैं, अभिलेख वगैरह हैं, और उनको पढ़ने में सफलता मिल चुकी है, ऐतिहासिक काल कहलाएगा। आद्य ऐतिहासिक काल में अपन बात करेंगे भारत की जो भी सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता है, विश्व के संदर्भ में बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता वगैरह है, उन सभ्यताओं की बात करेंगे तो सभ्यताओं में प्राप्त अभिलेखों को यहाँ जो भी लिखित स्रोत मिले हैं उनको पढ़ा नहीं गया है। जैसे अपने राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता है, तो ये तो है वैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास के 3 भाग। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, कि जिस काल के कोई लिखित स्रोत नहीं मिले हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाएगा। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, कि जिस काल के लिखित स्रोत मिले हैं लेकिन उनको पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। और तीसरा होगा ऐतिहासिक काल, इस काल के लिखित स्रोत मिले हैं और उनको पढ़ा भी जा चुका है। यह है वैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास के प्रमुख विभाजन। फिर बात करते हैं कि कालक्रम के आधार पर भी इतिहास को 3 भागों में बांटा जाएगा। नंबर 1 पढ़ेंगे हम प्राचीन कालीन इतिहास, दूसरा आता है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा आता है आधुनिक कालीन इतिहास। प्राचीन कालीन इतिहास में प्रारंभ से लेकर 7वीं शताब्दी तक का जो काल है इसे प्राचीन कालीन इतिहास के नाम से जाना जाता है। इसमें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, महाजनपद काल है, गुप्त काल है और मौर्य काल, गुप्त काल, इन टॉपिकों की चर्चा होती है प्राचीन कालीन इतिहास में। तो कह सकते हैं कि प्रारंभ से 7वीं शताब्दी तक। दूसरा था मध्यकालीन इतिहास, 12वीं से 17वीं शताब्दी तक। और तीसरा आता है दोस्तों आधुनिक कालीन इतिहास, 17वीं शताब्दी से 1950 तक का काल कहलाता है आधुनिक कालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होगी कि जब भारत में पहली बार मुस्लिम शासकों का आगमन होगा और भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना होती है, उसे कहेंगे मध्यकालीन इतिहास कहलाएगा। और आधुनिक कालीन इतिहास जब यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है, या कह सकते हैं कि भारत में जब मुगल शासक औरंगजेब का शासन काल समाप्त होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, तो उसकी मृत्यु के बाद का जो काल है उसको कहेंगे आधुनिक कालीन इतिहास, या उत्तरोत्तर कालीन मुगल काल भी कहा जा सकता है इसको। दोस्तों यहां पर ध्यान रखोगे कि 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य का जो काल है, इस काल को कहेंगे राजपूत काल। राजपूत काल, देखो राजपूत काल क्यों कहा जाएगा इसको? प्रारंभ में जैसे वैदिक सभ्यता की बात करें तो प्रारंभ में भारत में वर्ण व्यवस्था, आज की तरह भारत में जातियां नहीं थी और भारत केवल 4 वर्णों में बटा हुआ था। लगभग हम पढ़ते आए आज तक कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके अलावा और कोई ये 4 वर्णों में बटी हुई थे, समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। अब इस काल की शुरुआत कब होती है? तो उत्तरी भारत में एक शासक था हर्ष, और हर्ष की मृत्यु के बाद, यानी हर्ष एक उत्तरी भारत का बहुत शक्तिशाली शासक था, और उसकी मृत्यु के बाद उत्तरी भारत अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित होता है, और उसके बाद भारत में विदेशी शक्तियों का आक्रमण होता है, या कह सकते हैं कि अरब आक्रमण शुरू होता है। उसके बाद का जो काल है उसको कहेंगे राजपूत काल कहा जाएगा। अब इस मध्य काल में दिल्ली सल्तनत काल वगैरह आ जाता है, मुगल काल आ जाता है, भक्ति काल आ जाता है। फिर यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू होगा। यूरोपीय कंपनियां जो भी पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, स्वीडिश, डेनिश वगैरह जो भी थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह उनकी बात करेंगे। ये तो अपने भारत के संदर्भ में इतिहास का सिलेबस। अब चलते हैं अपना, आज चर्चा करते हैं राजस्थान के इतिहास की।
दोस्तों इतिहास में एक बात और ध्यान रखोगे, देखो लगभग कंफ्यूजन होता है बहुत बार। लगभग विद्यार्थियों के यहां दिक्कत होती है, एक तो ईसा पूर्व और एक ईसवी सन। देखो इनके बारे में समझोगे, ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी सन क्या होता है। ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट और ईसवी सन एनो डोमिनी। ईसा मसीह का जन्म प्रथम शताब्दी में हुआ था। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाओं को, यानी प्रथम शताब्दी से पूर्व की घटनाओं को, जिनमें जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का काल है, वैदिक सभ्यता है, मौर्य काल है, महाजनपद काल है, ये सारे के सारे आएंगे किसमें, ईसा पूर्व में। इनके काल क्रम उल्टे चलेंगे। जबकि ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं को कहेंगे ईस्वी सन एनो डोमिनी, बीसी या एडी। इनके बारे में थोड़ा विशेष ध्यान रखोगे। दोस्तों ध्यान रखोगे, एक तो ईसा पूर्व और ईसवी सन, इनके बारे में अपन बात कर चुके हैं। लेकिन यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन इनमें पूछ लिया जाता है। एक तो पूछते हैं विक्रमी संवत, विक्रमी संवत हिंदी धर्म के या हिंदू धर्म के जो भी मेले त्योहार हैं वो सब इसी के अनुसार आयोजित होते हैं, विक्रमी संवत के अनुसार। अगर हिंदी महीनों की तिथि दी हुई होगी तो यहां पर विक्रमी संवत, वर्ष से विक्रमी संवत दिया हुआ होगा। जैसे कि इस संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछा गया था, लगभग प्रत्येक स्टूडेंट को ध्यान होता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, 9 मई 1540 को हुआ था। लेकिन एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, और उसमें आंसर दे रखा था ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 1597। अब यहां पर विद्यार्थियों ने नहीं देखा कि भाई विक्रमी संवत 1500, विक्रमी संवत दे रखा है और ऑप्शन में 1540 भी था, तो उन्होंने 1540 आंसर किया। और यहां पर विक्रमी संवत, उनमें भी विक्रमी संवत था, तो विक्रमी संवत अगर आ जाए तो 1597 में ध्यान रखोगे। यानी विक्रमी संवत याद करने के लिए जो वर्तमान वर्ष होगा उस वर्ष में 57 वर्ष आगे जाएंगे, अपना विक्रमी संवत आ जाएगा। एक आता है शक संवत। शक संवत याद करने के लिए जो वर्ष हमें 78 वर्ष पीछे आना पड़ेगा, तो अपना शक संवत याद हो जाएगा। और एक और आता है हिजरी संवत। हिजरी संवत, मुस्लिम धर्म के जो भी मेले त्योहार हैं वो सभी इसी हिजरी संवत के अनुसार आयोजित होते हैं। हिजरी संवत का प्रारंभ होता है 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में आयोजित हुआ था हिजरी संवत का प्रारंभ। तो इसके लिए वर्तमान समय में से 622 वर्ष पीछे आएंगे। जैसे वर्तमान 2020 है तो इनमें से 622 वर्ष पीछे आएंगे, अपना हिजरी संवत आ जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में बात करेंगे। और राजस्थान के इतिहास में बात करते हैं राजपूताने के इतिहास की, या राजस्थान के राजपूत राजवंशों की बात करेंगे। राजपूत राजवंश, राजस्थान में एकीकरण के समय कुल 19 रियासतें थी। ये लगभग अपन ने पढ़ा कि राजस्थान में जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो उस समय राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। इन 19 रियासतों की अगर बात करें तो 19 रियासतों में जो सबसे प्राचीन रियासत थी, सबसे प्राचीन रियासत वो थी मेवाड़ रियासत। और यहां पर हम
मेवाड़ रियासत के या राजस्थान के मेवाड़ रियासत की बात करें, मेवाड़ राजवंश की बात करते हैं, मेवाड़ राजवंश। दोस्तों मेवाड़ की यदि बात करें तो अपने राजस्थान में लगभग मेवाड़ दक्षिण पश्चिम दिशा में मेवाड़ आता है और मेवाड़ में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद, यानी कह सकते हैं कि प्राचीन कालीन मेवाड़ रियासत में वर्तमान राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद। इनके बारे में कई बार पूछ लिया था कि मारवाड़ रियासत में कौन कौन से जिले आते हैं, मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं, तो इन चारों जिलों के बारे में ध्यान रखोगे। मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था, मेवाड़ पर जिस वंश ने शासन किया था उसका नाम था गुहिल वंश। चर्चा करते हैं इसके बारे में मेवाड़ राजवंश की। देखो दोस्तों, अपने राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान और यहां पर अपनी प्राचीन कालीन मेवाड़ रियासत थी, मेवाड़, और यहां पर था गुजरात। सबसे पहले बात करते हैं कि मेवाड़ रियासत में गुहिल वंश की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से ये वंश अपने राजस्थान में, अपने राजपूताने में इसका उद्भव होता है। तो सबसे पहले जो मेवाड़ राजवंश है, मेवाड़ का प्राचीन नाम, मेवाड़ का प्राचीन नाम था मेदपाट या प्रागवाट। मेदपाट या प्रागवाट इसलिए कहा गया है कि यहां पर प्राचीन समय में मेर नाम की जाति रहा करती थी और मेरों को नाश करने के कारण इस प्रदेश का नाम पड़ा मेदपाट, यानी मेरों का नाश करने वाला प्रदेश मेदपाट कहलाया। मेरों का नाश करने वाली जाति से संबंधित प्रदेश कहलाया मेदपाट। मेदपाट जबकि प्राचीन समय में या जनपद काल में इस मेवाड़ का नाम था सिवी और इस सिवी की राजधानी थी मध्यमिका और इस मध्यमिका को वर्तमान में कहते हैं नगरी और ये नगरी पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, नगरी है चित्तौड़गढ़ में। देखो जनपद काल कौन सा था, वैदिक काल पड़ा होगा, वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व है। अभी अपन ने बात की थी ईसा पूर्व या बीसी, तो भारत में वैदिक काल का समय है 1500 से 600 ईसा पूर्व और इस काल में सबसे पहले जनपद व्यवस्था की शुरुआत होती है और भारत 16 बड़े महाजनपदों में बटा था। तो उस जनपदकालीन व्यवस्था में एक जनपद सीवी जनपद ये अपने मेवाड़ रियासत के स्थान पर भी था और इसकी राजधानी थी मध्यमिका या नगरी। ये नगरी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। तो इसके प्राचीन नाम ध्यान रखोगे, मेवाड़ के मेदपाट या प्रागवाट, जबकि जनपद काल में पूछा जाता कि वर्तमान मेवाड़ का जनपद काल में नाम था सीवी जनपद और सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका या नगरी और नगरी वर्तमान में पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। अब ये जो मेवाड़ है, मेवाड़ में गुहिल वंश का अधिकार था, गुहिल वंश ने शासन किया था। अब इस गुहिल वंश की उत्पत्ति कैसे होती है, तो सबसे पहले चलते हैं अपन यहां गुजरात। गुजरात में एक प्रदेश था वल्लभी और वल्लभी का एक राजा था शिलादित्य। वल्लभी प्रदेश का राजा था शिलादित्य और शिलादित्य के पुत्र का नाम था गुहादित्य। गुहादित्य के द्वारा मेवाड़ के गुहिल वंश की शुरुआत की गई थी। संस्थापक इसका
गुहादित्य या इसको गुहादित्य भी कहते हैं या गुहिलादित्य भी कहते हैं इसको, गुहिलादित्य। गुहिल वंश का संस्थापक गुहादित्य, गुहदत्त या गुहिलादित्य था। इनके पिता का नाम था शिलादित्य। इनकी माता का नाम था पुष्पावती। अब ये जो शिलादित्य थे ये वल्लभी प्रदेश के राजा थे और वल्लभी प्रदेश था ये था गुजरात में। शिलादित्य के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इनकी पत्नी पुष्पावती अपने पिता के पास आबू प्रदेश जो सिरोही में है आबू प्रदेश गई हुई थी। पुत्र की कामना को लेकर अर्बुदा माता के मंदिर में गई हुई थी यहाँ पर आबू प्रदेश में। पीछे से शिलादित्य के राज्य पर मलेच्छों का आक्रमण होता है। मलेच्छ ये विदेशी जाति थी, मलेच्छों ने आक्रमण किया और शिलादित्य के राज्य को तहस नहस कर दिया। जब वहां से पुष्पावती वापस अपने राज्य लौट रही थी आबू प्रदेश से, तो रास्ते में इसको जान पड़ता है, पुष्पावती को जान पड़ा कि हमारे राज्य पर मलेच्छों ने आक्रमण किया और मलेच्छों ने इसे तहस नहस कर दिया। तो ये पुष्पावती ने मलिया नाम की एक गुफा थी, मलिया गुफा में शरण ली और वहीं पर एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का जन्म गुफा में हुआ, इसलिए उस बच्चे का नाम पड़ा गुहादित्य। और इसी गुहादित्य का पालन पोषण एक कमलावती ब्राह्मणी ने किया था। कमलावती ब्राह्मणी, और ये वीरनगर की रहने वाली थी कमलावती। इसके द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। कमलावती के द्वारा, वीरनगर की रहने वाली थी ये। इनके बाद देखो गुहादित्य के बाद अगर बात करें तो गुहादित्य का जन्म होता है मलिया गुफा में, और यहीं पर एक मांडलिक नाम का भील सरदार था, उनके द्वारा गुहादित्य का राज्याभिषेक वगैरह किया जाता है। तब से ये प्रथा चलती है कि मेवाड़ का आज तक कोई भी इनका जो पगड़ी रस्म वगैरह होती है तो वो भीलों के सरदारों के द्वारा की जाती है। फिर बात करते हैं कि गुहादित्य के बाद में एक शासक बनता है कालभोज। कालभोज या इसे बप्पा रावल के नाम से भी जाना जाता है। कालभोज या बप्पा रावल। कालभोज या बप्पा रावल ये महेंद्र द्वितीय का पुत्र था। महेंद्र द्वितीय नाम का शासक था और उसके पुत्र का नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल या कालभोज ये वीरनगर प्रदेश में रहकर ब्राह्मणों की गायें चराया करता था, और यहीं से इनकी मुलाकात होती है हारित ऋषि से। हारित नाम के ऋषि थे, इनसे इनकी मुलाकात हुई और हारित ऋषि के आशीर्वाद से ये शासक बनते हैं। इनके गुरु का नाम था हारित ऋषि, और हारित ऋषि ये पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे। दोस्तों यहां पर अपन बात करेंगे कि कई बार ये संप्रदायों, इन पाशुपत संप्रदाय वगैरह है, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखो प्राचीन काल में अपने भारत में हिंदू धर्म में दो प्रकार के धर्म प्रचलित थे। एक तो था शैव धर्म और एक था वैष्णव धर्म। शैव धर्म भगवान शिव को मानने वाले थे, वो शैव धर्म के अनुयायी कहलाए। और ये जो शैव धर्म था ये 5 भागों में बटा हुआ था। नाथ संप्रदाय, एक है कापालिक संप्रदाय, कालामुख, मतमयूर संप्रदाय, और एक है पाशुपत। और एक अभी 2017 में चर्चा में रहा था कि
2017 में कर्नाटक राज्य को अलग से एक धर्म का दर्जा दिया गया था, लिंगायत। तो वो लिंगायत भी इसी शैव धर्म का ही एक भाग है, लिंगायत। अब इनमें कापालिक, कालामुख और मतमयूर, ये जो तीनों हैं ये तंत्र मंत्र विद्या वगैरह से संबंधित है। नाथ संप्रदाय है, गुरु गोरखनाथ जी, गुरु जलंधर नाथ जी, गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी, उनसे संबंधित है। इनमें क्वेश्चन पूछा गया कि अपने मारवाड़ जोधपुर में, मारवाड़ जोधपुर के इतिहास की जब चर्चा होगी तो वहां पर एक सन्यासी राजा की बात करेंगे और उनके शासनकाल में सन्यासी राजा, उनके शासनकाल में महामंदिर शाखा जोधपुर का निर्माण किया गया था। आईएस देवनाथ नाम का एक कोई नाथ संप्रदाय का गुरु था, उनके द्वारा नाथ संप्रदाय की महामंदिर शाखा इनका निर्माण होता है। पाशुपत संप्रदाय, काव्यारोहण गुजरात, भगवान लकुलिश जी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं और इस पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है अपने हरित ऋषि, और हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल या काल भोज ने मेवाड़ में गोहिल वंश की नींव डाली थी। गोहिल वंश की वापस पुनः स्थापना करता है हरित ऋषि के आशीर्वाद से, और हरित ऋषि के द्वारा ही काल भोज को बप्पा रावल की उपाधि प्रदान की गई थी। अब ये जो बप्पा रावल जब शासक बनता है तो बप्पा रावल ने मेवाड़ में भगवान एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। एकलिंग जी मंदिर कैलाशपुरी गांव, नागदा, उदयपुर, कैलाशपुरी, नागदा, उदयपुर। भगवान एकलिंग जी का मंदिर बनवाया इन्होंने और घोषणा की कि भविष्य में मेवाड़ का वास्तविक राजा भगवान एकलिंग जी रहेंगे, भगवान एकलिंग जी होंगे और मेवाड़ के सभी शासक भगवान एकलिंग जी को दीवान मानकर राजकार्य करेंगे। इसलिए मेवाड़ का वास्तविक शासक माना जाता है भगवान एकलिंग जी। और मेवाड़ के राजा कभी भी राजधानी छोड़कर दूसरी जगह जाते थे तो एकलिंग जी से अनुमति लेते थे और इनसे अनुमति लेना कहलाता था आस्का, आस्का लेना। एकलिंग जी से अनुमति लेना आस्का लेना कहलाएगा। यह है राजस्थान में पाशुपत संप्रदाय का मंदिर है। राजस्थान में शैव धर्म की पाशुपत संप्रदाय का मंदिर है भगवान एकलिंग जी का मंदिर। कैलाशपुरी गांव, नागदा, उदयपुर में है। और ये जो नागदा है, नागदा बप्पा रावल की प्रारंभिक राजधानी थी। यानी बप्पा रावल ने अपनी प्रारंभिक राजधानी किसे बनाया था? नागदा को बनाया था। तो नागदा इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, बप्पा रावल की राजधानी। इनके अलावा सास बहू का मंदिर या सहस्त्र बाहु मंदिर, सहस्त्र बाहु या सास बहू का मंदिर, यह मंदिर भी नागदा में ही बना हुआ है। सास बहू का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, ये दोनों बप्पा रावल के द्वारा बनवाए गए थे, दोनों ही नागदा में हैं। इनके अलावा देखो बात करते हैं, देखो मेवाड़ का राष्ट्रीय ध्वज, मेवाड़ की बात करें चाहे आमेर की बात करें या राठौड़ों की बात करें, सभी राज्यों का अपना अपना अलग ध्वज हुआ करता था। तो मेवाड़ का जो राष्ट्रीय ध्वज था, उस राष्ट्रीय ध्वज इस प्रकार से मेवाड़ का राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ था। और ये दोस्तों ध्यान रखोगे, वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में संरक्षित है ये राष्ट्रीय ध्वज। और इनके बारे में एक तो पूछा जाता है कि इस ध्वज के ऊपर सूर्य का चित्र अंकित है, और इस सूर्य के चित्र से प्रतीत होता है कि मेवाड़ के जो गोहिल वंशी लोग हैं ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, सूर्यवंशी। इनके अलावा इनका जो आदर्श वाक्य था, आदर्श वाक्य जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार, कि जो अपने धर्म की रक्षा के लिए अडिग रहता है, ईश्वर भी उसकी रक्षा करता है। ये इनका आदर्श वाक्य है। इस ध्वज के दोनों ओर दो योद्धाओं के चित्र बने हुए हैं।
एक योद्धा के हाथों में तलवार है और एक योद्धा इस तरफ बना हुआ है और इस योद्धा के हाथ में, ये अपने हाथ में भाला लिए हुए है। ये मेवाड़ का राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें ऊपर बने सूर्य के चित्र से इनके सूर्यवंशी होने का प्रमाण मिलेगा। इनके अलावा दोस्तों जो कर्नल जेम्स टोड हैं, कर्नल जेम्स टोड ने इन गोहिल वंश की उत्पत्ति मानी है वल्लभी प्रदेश के राजा शिलादित्य से। और एक बात करेंगे अबुल फजल जो अकबर के नवरत्नों में से एक था, अकबर का दरबारी कवि था, उसने अबुल फजल ने माना है कि जो मेवाड़ के गोहिल वंश हैं, गोहिल वंशी ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान माने जाते हैं। इनकी संतान माना जाता है। यह है इनके उत्पत्ति के संदर्भ में। दोस्तों आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे, इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अगर अच्छा लगे तो अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।